नमस्ते शिक्षक साथियों। शिक्षक प्रशिक्षण के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं और वो है डिस्लेक्सिया। आज के इस सत्र में हम मस्तिष्क विज्ञान से लेकर कक्षा में इस्तेमाल होने वाले कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपकरणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय को गहराई और स्पष्टता के साथ समझते हैं, क्योंकि एक सही समझ ही हमारे मार्गदर्शन की असली नींव होती है। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर बार किताब खोलते ही अक्षर आपको एक थका देने वाली पहेली जैसे लगे तो कैसा महसूस होगा। एक डिस्लेक्सिक छात्र को हर दिन किसी भी सामान्य टेक्स्ट को देखते समय एक ऐसे ही भारी संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड का सामना करना पड़ता है। शब्दों और अक्षरों को डिकोड करने की ये मानसिक थकावट बहुत ही वास्तविक है। एक शिक्षक के तौर पर इस रोजमर्रा के संघर्ष को समझना और उसके प्रति सहानुभूति रखना हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, डिस्लेक्सिया क्या है। दूसरा, पढ़ने की न्यूरोबायोलॉजी। तीसरा, संकेतों की पहचान। चौथा, मूल्यांकन और आकलन। पांचवा, संरचित साक्षरता हस्तक्षेप। और छठा, आवास और सहायक तकनीक। ये एक बहुत ही तार्किक क्रम है जो न्यूरोलॉजिकल विज्ञान को समझने से लेकर कक्षा में प्रभावी हस्तक्षेप लागू करने तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो भाग 1, डिस्लेक्सिया क्या है। आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिना सही वैज्ञानिक जानकारी के छात्रों को प्रभावी सपोर्ट देना लगभग असंभव है। तो डिस्लेक्सिया की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। असल में ये औसत या औसत से अधिक बुद्धिमत्ता होने के बावजूद पढ़ने में होने वाली एक अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड कठिनाई है। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है, वो ये कि डिस्लेक्सिया किसी भी छात्र की रचनात्मकता या उसकी जन्मजात बुद्धिमत्ता को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। हमारा पूरा ध्यान पढ़ने के संघर्ष की इसी अनएक्सपेक्टेड प्रकृति पर होना चाहिए। समाज में अक्सर एक बहुत बड़ा मिथक है कि डिस्लेक्सिया सिर्फ आंखों से जुड़ी कोई समस्या है जिसे कुछ विशेष फॉन्ट के उपयोग से आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वास्तविकता में यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल और फोनोलॉजिकल कमी है। आसान भाषा में कहें तो यह भाषा को सीखने और प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है, जिसके लिए कक्षा में बहुत ही स्पष्ट और लक्षित निर्देशों की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, पढ़ने की न्यूरोबायोलॉजी। चलिए अब विज्ञान की थोड़ी गहराई में चलते हैं और इस रोजाना के संघर्ष के पीछे के न्यूरोलॉजिकल कारणों को समझते हैं। अगर हम फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग को देखें तो विज्ञान हमें एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। हमारे मस्तिष्क के बाएं हिस्से और विजुअल वर्ड फॉर्म एरिया यानी VWFA में कुछ संरचनात्मक अंतर होते हैं। यही वो हिस्सा है जो लिखित भाषा को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। और पता है, ये संरचनात्मक अंतर पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, जो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण या फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। डिस्लेक्सिया कोई एक प्रकार का नहीं होता। इसे 3 विशिष्ट नैदानिक उपप्रकारों में बांटा जाता है। पहला है फोनोलॉजिकल, जहां डिकोडिंग में सबसे ज्यादा चुनौती आती है। दूसरा है सरफेस, जहां पूरा शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। और तीसरा है मिक्स्ड, जिसमें ये दोनों कमियां एक साथ मौजूद होती हैं। इन बारीकियों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी हम एक सटीक और प्रभावी शैक्षिक हस्तक्षेप तैयार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, संकेतों की पहचान। कक्षा में एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ इन न्यूरोबायोलॉजिकल अंतरों को व्यवहारिक रूप से कैसे पहचान सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये लक्षण अक्सर फॉर्मल रीडिंग शुरू होने से बहुत पहले ही दिखने लगते हैं। प्री के से ग्रेड 1 के बच्चों में नर्सरी राइम याद करने में परेशानी, बोलने में देरी, वर्णमाला के क्रम में कठिनाई या तुकबंदे वाले शब्दों को ना पहचान पाना काफी आम है। अगर हम इन शुरुआती सुरागों को पकड़ लें तो भविष्य में छात्रों को सही सपोर्ट देने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये लक्षण भी अपना रूप बदल लेते हैं। किशोरों और वयस्कों में यह बहुत धीमी और मेहनत से पढ़ने, सारांश बनाने में परेशानी या कक्षा में जोर से पढ़ने से बचने के रूप में सामने आता है। कई बार छात्र सिर्फ याद करने पर निर्भर हो जाते हैं और यही वो प्रवाह संबंधी समस्याएं हैं जो अक्सर एकेडमिक हताशा का कारण बन जाती हैं। और यहाँ एक हैरान कर देने वाला डेटा पॉइंट है। शोध बताते हैं कि डिस्लेक्सिया वाले लगभग 30% छात्रों में ADHD भी पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन अक्सर एक साथ चलती हैं। सोचिए,
एक तरफ पढ़ने में संघर्ष और ऊपर से ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये कॉम्बिनेशन एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है और शिक्षकों का इसके प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। चुनौतियों को समझने के बाद अब क्या? भाग 4, मूल्यांकन और आकलन। विशिष्ट कानूनी ढांचे के तहत छात्रों को विशेष समर्थन कैसे मिले, उसके लिए यह कदम अनिवार्य है। औपचारिक पहचान के 2 प्राथमिक रास्ते होते हैं। पहला है स्कूल आधारित पहचान, जो आइडिया कानून के तहत विशिष्ट शैक्षिक अक्षमता के रूप में होती है, और दूसरा है नैदानिक पहचान यानी DSM-5 के तहत क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमें इन दोनों रास्तों को स्पष्ट रूप से समझना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक छात्र IEP या 544 प्लान जैसे जरूरी और महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए कैसे योग्य बनता है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, संरचित साक्षरता हस्तक्षेप। एक सफल कक्षा के लिए प्रमाणित और साक्ष्य आधारित निर्देश कैसे होने चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रभावी निर्देश के लिए 3 चीजें बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। निर्देश स्पष्ट यानी एक्सप्लिसिट होने चाहिए, व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक होने चाहिए और बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी होने चाहिए। इन तीनों तत्वों के बिना आप एक प्रभावी पठन हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कक्षा में अनुमान लगाने या तुक्केबाजी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी का एक बहुत ही शानदार और प्रूवन उदाहरण है ऑटन-गिलिंगम मेथड। यह तरीका इतना खास क्यों है? क्योंकि यह एक ही समय में बच्चों के देखने, सुनने, चलने और छूने की इंद्रियों को एक्टिवेट करता है। यह एक ऐसा स्वर्ण मानक है जो वास्तव में अक्षरों को ध्वनियों से जोड़कर मस्तिष्क के तारों को नया रूप देने और मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम स्तंभ पर। भाग 6, आवास और सहायक तकनीक यानी अकोमोडेशंस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अकोमोडेशंस असल में वो टूल्स हैं जो छात्रों को सीखने की उम्मीदों को बदले या कम किए बिना अपना असली ज्ञान दिखाने में मदद करते हैं। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, अकोमोडेशंस और संशोधनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये उपकरण किसी भी तरह से अकादमिक मानकों को कम नहीं करते। ये बस खेल के मैदान को सबके लिए बराबर और न्याय संगत बनाते हैं। आज हमारे पास कक्षा में उपयोग के लिए कमाल के आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो बुक्स, स्पीच टू प्रिंट सॉफ्टवेयर, OCR स्कैनिंग, ये सब डिकोडिंग के भारी मानसिक बोझ को लगभग खत्म कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? छात्र अपनी पूरी दिमागी ऊर्जा विषय को समझने, उसका विश्लेषण करने और क्रिटिकल थिंकिंग पर लगा पाते हैं, न कि सिर्फ शब्दों से जूझने में। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के ये अकोमोडेशंस कल के न्यूरोसमावेशी नेताओं को कैसे आकार देंगे? सोचिए, एक शिक्षक के तौर पर हमारे पास एक ऐसा समावेशी माहौल बनाने की ताकत है जहां हर तरह का मस्तिष्क फल फूल सके। ये जानकारी सिर्फ हमारी कक्षाओं को ही नहीं बल्कि भविष्य के समाज को भी आकार देगी। तो बस सीखते रहें और इस बेहतरीन ज्ञान को अपनी कक्षाओं में जीवित करते रहें। धन्यवाद।